नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किरण प्रकाशिकी के इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, किरण प्रकाशिकी अर्थात रे ऑप्टिक्स क्लास 12 के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे अधिक मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम दर्पण, पिछले वीडियो में हमने सीखा था प्रकाश की विस्तृत व्याख्या, हमने सीखा था परावर्तन तथा हमने सीखा था परावर्तन के नियम। इस वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दर्पण, मिरर। तो प्रकाश का परावर्तन हमारे दैनिक जीवन की दिनचर्या में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वो होता है हमारे घरों में देखने वाला शीशा, समतल दर्पण, जिसकी हम सबसे अधिक उपयोग करते हैं। तो मिरर का काम क्या होता है? हमारे ऑब्जेक्ट यानी जो भी हम ऑब्जेक्ट के रूप में है, हमारा प्रतिबिंब को देना, यानी किरण जो टकरा करके आती है हमारे ही दर्पण को वो हमें देता है। तो आइए जानते हैं दर्पण कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से दर्पण होते हैं। दोस्तों, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण तथा दूसरा स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। तो दोस्तों, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है यानी प्लेन होता है। डायग्रामेटिकली हम इसको समझते हैं। ये हमारा समतल दर्पण है, यानी घरों में जो हम शीशे मिरर में देखते हैं वो क्या है? हमारा समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। तो समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ये हमारा समतल दर्पण है और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? समतल है। परावर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिससे होकर के किरण आकर के टकराती है और वापस लौट करके जाती है। तो इसकी एक सतह क्या है? पॉलिश है और दूसरी सतह जिससे किरण होकर के टकरा करके जाएगी वो क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ। तो दोस्तों, ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है जिसका एक सतह पॉलिश है और दूसरा हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ है जिससे किरण होकर के टकरा करके वापस जाती है। इसकी डिफिनीशन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा समतल दर्पण का डिफिनीशन है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है ना? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल है, समतल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है ना? गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है। गोलीय दर्पण का डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये बाहर की तरफ से पॉलिश्ड सतह होगी। ये उल्टा भी बनाया जा सकता है कुछ इस तरीके से। इसकी पॉलिश सतह बाहर की तरफ से थी, उभरी हुई सतह से, इसकी पॉलिश सतह अंदर से होगी और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? इधर की तरफ से होगा, यानी उभरे हुए भाग की तरफ से होगा। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। दोनों गोलीय दर्पण है, लेकिन इनके अंदर भी एक विशेषता है। आइए जानते हैं कि ये गोलीय दर्पण कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ से है, यानी कोई भी किरण आएगी तो अंदर की तरफ से टकरा करके वापस जाएगी। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। तथा जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ से, उभरे हुए भाग की तरफ से हो, यानी कोई किरण आए और टकरा करके बाहर चली जाए, तो वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो
गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। इसकी डिफिनेशन को हम लिख देते हैं, गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है ना, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है वह गोलीय दर्पण कहलाता है। और यह दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इनकी दोनों परिभाषाएं भी लिखी जा चुकी हैं। क्या क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है ना, देखिए वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। और दूसरा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है ना, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित होता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिफिनीशन था दर्पण का। आइए हम आगे गोलीय दर्पण की कुछ प्रमुख शब्दावली को समझते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने दो दर्पण दे रखे हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग इसकी शब्दावली को समझते हैं। सबसे पहला कि ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है और ये हमारी पॉलिश सतह है। तथा परावर्तक पृष्ठ जहां से ये शुरू हो रहा है M और जहां तक ये खत्म हो रहा है, यानी परावर्तक पृष्ठ का वह भाग जिसके अंदर कोई भी किरण आकर के टकरा करके वापस लौट जाए वह क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ठीक है ना, यानी परावर्तक पृष्ठ का वह भाग जिसके अंदर से कोई भी रे या कोई भी किरण आकर के टकरा करके वापस लौट जाए वह क्या कहलाता है? द्वारक। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन सामने है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा गोलीय दर्पण है ना। तो अगर गोलीय दर्पण है तो यह गोला होना चाहिए, एक गोले का भाग होना चाहिए। और यदि कोई गोले का भाग है इसका तो इसका कोई ना कोई एक केंद्र होना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम इसको एक गोला मान लें, यदि इसको हम एक गोले का भाग मान लें तो इसका एक केंद्र होगा और इसके केंद्र को हम लोग C से डिनोट करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, यानी इस वृत्त का एक केंद्र है जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन को समझते हैं। तो वक्रता केंद्र की यहां डिफिनेशन, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं तथा इसे C से निरूपित करते हैं। तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक और सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसको ध्रुव बोलते हैं, पोल। ठीक है, तो ध्रुव को समझना बेहद ही आसान है। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र है ना, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र यानी इस परावर्तक पृष्ठ का जो बीच का सेंटर है, इस परावर्तक पृष्ठ का सिर्फ इस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव। और इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां भी सेम होगा। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, जिसको P से डिनोट करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन को समझते हैं। तो दोस्तों ये हमारी ध्रुव की डिफिनेशन है। ठीक है, पोल गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ MN के केंद्र को ध्रुव कहते हैं तथा इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण और शब्दावली की तरफ जिसका नाम है वक्रता त्रिज्या। दोस्तों त्रिज्या इसके लास्ट में आ रहा है, तो त्रिज्या से ये समझ लीजिए कि यह एक गोलीय दर्पण है। और अगर गोलीय दर्पण है तो गोले का एक केंद्र होगा और गोले की एक त्रिज्या भी होती है। वृत्त की जैसे त्रिज्या होती है वैसे ही ये क्या है? एक वृत्त है, और वृत्त है तो इसकी त्रिज्या होगी और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो P से लेकर के C तक की ये जो दूरी होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। यहां भी इसको हम लोग R से डिनोट करेंगे। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है,
तो इसके डेफिनेशन को समझते हैं। तो दोस्तों गोली वक्रता त्रिज्या की यहाँ पर डेफिनेशन है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है ना, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को, है ना, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं तथा इसे r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। इस फिगर में देखिए PC बराबर क्या है, r। इस फिगर में PC बराबर क्या है, इसको यहां नोट भी कर लेते हैं, PC बराबर r। ठीक है। तो ये थी हमारी वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। ये कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं। नेक्स्ट, इसको इरेज करने से पहले एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं कुछ और भी हमारी प्रमुख शब्दावली की तरफ। दोस्तों अगला हमारी शब्दावली है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होती है इसको समझते हैं। दोस्तों ये हमारी वक्रता त्रिज्या है, ठीक है ना, ये हमारी वक्रता त्रिज्या है। इस वक्रता त्रिज्या और इस ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा, ठीक है ना, इस वक्रता त्रिज्या और इस ध्रुव से गुजरने वाली एक सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या तथा ध्रुव से गुजरने वाली एक सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी डेफिनेशन, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, ठीक है ना, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, है ना, ये क्या है हमारा ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है ना। इज दैट क्लियर। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अगली हमारी प्रमुख शब्दावली है फोकस बिंदु, है ना, कैपिटल F। फोकस बिंदु क्या कहलाता है। तो दोस्तों कुछ इसमें नई कंसेप्ट्स अब आप लोगों को सीखने को मिलेगी। फोकस बिंदु क्या कहलाती है, जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है। तो मुख्य अक्ष की, ये जो मुख्य अक्ष दिख रहा है आपको, अभी हमने बताया कि वक्रता त्रिज्या और ध्रुव से होकर के गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा जिसको हम लोग किरण कहते हैं, यदि वो परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आकर के मिले, तथा मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जो परावर्तन के पश्चात यानी टकराने के पश्चात किसी बिंदु पर आकर मिले, वो बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु। दोस्तों अभी आप इस चीज का टेंशन ना लें, मैं नेक्स्ट वीडियो में फोकस बिंदु ये कैसे हो रहा है मैं इसको सिद्ध करके बताऊंगा, ये कैसे आता है। और ये था किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली एक सीधी रेखा, है ना, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली सीधी रेखा जो टकराने के पश्चात वापस लौट जाती है बाहर की तरफ। ठीक है ना। ये बाहर क्यों लौट रही है, क्योंकि इसका उभरा हुआ पृष्ठ है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है हमारा। ठीक है। और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ भाग है। ठीक वैसे ही मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली एक सीधी किरण जो परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली एक सीधी किरण जो परावर्तन के पश्चात बाहर की तरफ लौट जाती है, और मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली एक सीधी किरण जो परावर्तन के पश्चात वापस लौट आती है। तो इसका फोकस बिंदु कहां बनेगा दोस्तों, ये इससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये किरण टकरा करके आपस में आकर के यहां पे मिल रही है, जबकि ये दोनों किरण टकराने के पश्चात बाहर की तरफ जा रही हैं और ये कभी मिलेंगी नहीं। तो इसमें एक छोटा सा ध्यान ये देना है कि हमें ये मानना है, ये हाइपोथेसिस करना है कि ये किरण अगर लौट रही है तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या रहा होना चाहिए, यानी ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, है ना। तो अगर ध्यान से देखें हम इसको, तो ये कहीं इसको अगर मिलाया जाए तो ये कहीं यहां से आकर के मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और यहां पर भी ध्यान दें तो ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही होंगी, यहां से। तो
मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली एक सीधी किरण जो टकराने के पश्चात वापस लौटती है और वो पीछे से आती हुई प्रतीत दिखाई देती है, यानी जिसको हम लोग मिलाते हैं, जिसको हम लोग आभास करते हैं, ऐसा मिलाते हैं जबरदस्ती कि ये पीछे से आ रही होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं यहां पर, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए ये जो फोकस बिंदु होगा वो क्या होगा, वो हमारा वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तव में एक दूसरे को आकर के कट कर रही हैं, जबकि यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर हम ऐसा आभास कर रहे हैं कि ये किरण यहां से टकरा के लौट रही है, इसका मतलब ये पीछे से आ रही होगी, और यहां से ये किरण टकरा के लौट रही है, इसका मतलब ये पीछे से आ रही होगी। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग सिर्फ आभास कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, आभासी। दोस्तों जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता जाएगा हम लोग वास्तविक और आभासी के बीच का फर्क समझेंगे आगे आने वाले, जब हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण बनाना सीखेंगे। तो अभी सिर्फ इसको यहां जानना है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको फोकस बिंदु को सिद्ध करके अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा दोनों का, अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का यहां पर परिभाषा। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर miलती हैं उसे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, ये किसके लिए है, ये अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण के लिए है। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है ना, यहां ध्यान दीजिएगा, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, और ये क्या हो रहा है, प्रतीत होती है, मतलब ये वास्तव में नहीं मिल रहा है, ऐसा मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उसे उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों का सेपरेट यहां परिभाषा है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी शब्दावली की तरफ, जिसका नाम है फोकस दूरी, है ना, फोकल डिस्टेंस। क्या है इसको, फोकस डिस्टेंस क्या कहते हैं, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है ना, ध्यान दीजिएगा, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, है ना। यहां भी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और इसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इसे हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो फोकस बिंदु होता है वो कैपिटल एफ होता है, और जो फोकस दूरी होती है उसे हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, तो फोकस से लेकर के ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और उत्तल दर्पण के लिए भी सेम होगा। तो इसके डेफिनेशन को देख लीजिए एक बार। तो ये फोकस दूरी की ये हमारी परिभाषा है, फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो ये हमारा आज की जो शब्दावली है दर्पण से रिलेटेड, वो सारी आज की वीडियो में खत्म हो गई। आगे हम उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण बनाना सीखेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।